जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हमारी ये पूरी की पूरी सीरीज़ है जिसमें कि हम आपको साइंस की क्लासेस करवा रहे हैं, जिसमें कि आपको हर दिन एक एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट तरीके से करवाया जा रहा है, और वो भी यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन के द्वारा। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर स्त्री प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंप्लीट डिटेल हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पर आगे चलने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि हमारा 137 रुपीज़ का कंप्लीट ई बुक कोर्स यहाँ लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर की आपकी रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाली जितनी भी यहाँ बुक्स हैं, जहाँ से कि आपके 90% क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे, उन बुक्स को अभी तक अगर आपने परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डायरेक्टली उसे परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी वो सिर्फ आपको 137 रुपीज़ का मिल रहा है और कुछ दिनों में इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज भी होने वाला है। तो इसीलिए जल्दी से परचेज कर लीजिए। अब यहाँ वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था और ये भी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो यहाँ देखिए 91% लोग जो है गलत आंसर यहाँ पर करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसका आंसर एस्ट्रोजन नहीं रिलैक्सिन होता है। और अभी इस वीडियो में आपको ये चीज़ पता भी लग जाएगी, तो इसीलिए वीडियो पर बने रहिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोग जो है गलत आंसर कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के अब कम ही दिन बचे हैं। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए पुरुषों के जैसे ही यहाँ पर स्त्रियों में भी एक जटिल और पूर्ण विकसित जनन अंग या जनन तंत्र उपस्थित होता है। और स्त्री का जो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, जैसे कि यहाँ पर इंटरनल और हम उसे कह सकते हैं एक आउटर, यानी कि बाह्य और आंतरिक, दोनों प्रकार के प्रजनन अंग यहाँ पर स्त्री में पाए जाते हैं। और इसका कंप्लीट जो डिटेल है वो देखिए आपको इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिल रहा होगा और इस डायग्राम के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें से कि हम हर एक चीज़ को यहाँ पर क्लियरली पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ यहाँ मौजूद होती है। तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। अब यहाँ देखिए स्त्री प्रजनन के तंत्र के अंग अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका अंडाशय यानी कि ओवरी। इंग्लिश में ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ हिंदी में फंसते हैं तो इंग्लिश के अंदर ही आपका ऑप्शन जो है वो राइट माना जाता है, आपका आंसर जो है वो राइट माना जाता है, क्वेश्चन आपका सही माना जाता है। दूसरा यहाँ पर पार्ट हो जाता है अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट। तीसरा यहाँ यूट्रस हो जाती है और चौथा यहाँ पार्ट हो जाता है वजाइना और पांचवा यहाँ पार्ट हो जाता है एक्सेसरी ग्लैंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर अंडाशय पे यानी कि ओवरी पर। अब जो ओवरी है, जो अंडाशय है, वो यहाँ पर फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये कितने होते हैं नंबर में? तो ये नंबर में होते हैं आपके 2। यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ देखिए नंबर में 2, तो यहाँ देखिए पहला आपका ये राइट ओवरी हो जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लेफ्ट ओवरी। तो यहाँ पर 2 अंडाशय यहाँ पर स्त्री में मौजूद होते हैं और ये दोनों तरफ होते हैं, लेफ्ट और राइट। अंडाशय का जो लगभग इसका साइज जो होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। कितना होता है? 2 से 4 सेंटीमीटर ये लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर तक ये चौड़ी होती है। और इसका जो शेप है, शेप देखने के लिए देखिए आपको दूसरे डायग्राम पर ले चलते हैं। तो ये इसका शेप है, देखिएगा यहाँ ओवरी का ये शेप है, ये कैसा है? आपका ओवल साइज में है, इसीलिए इसे ओवरी कहा जाता है। ओवल यानी कि अंडाकार। कैसा होता है इसका शेप? अंडाकार होता है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। अब ये जो ओवरी है, ये दोनों ओवरीज जो हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? यह एक झिल्ली के द्वारा गर्भाशय यानी कि यूट्रस और श्रोणि की भित्ति, जिसे कि आप पेल्विक वॉल कहते हैं, उससे ये जुड़ी रहती हैं, जिसे मीजोवेरियम यानी कि मीजोवेरियम कहते हैं। अंडाशय के ऊपर उपकला एपिथेलियम का एक पतला सा आवरण होता है दोनों में। देखिए दोनों ओवरीज में यहाँ पर पतला सा इसके ऊपर आवरण जो है होता है एपिथेलियम का। अब यहाँ आगे देखिए अंडाशय में 2 महत्वपूर्ण हार्मोनों का स्राव होता है। पहला हार्मोन कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन। और दूसरा यहाँ से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। अब देखिए एस्ट्रोजन जो है यह हार्मोन स्त्रियों के लैंगिक लक्षणों तथा सहायक जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, इसलिए इसे नारी विकास हार्मोन यानी कि फेमिनाइजिंग हार्मोन भी इसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फेमिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका एस्ट्रोजन। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर एस्ट्रोजन कर दिया था, जो कि आपका आंसर वहाँ गलत हो जाता। अब यहाँ देखिए एस्ट्रोजन के प्रभाव से स्त्रियों में स्तनों यानी कि ब्रेस्ट हो गया, अंडवाहिनियाँ हो गई, ओविडक्ट्स हो गई, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गई, आदि जननांगों का विकास होता है। इसके अतिरिक्त यह हार्मोन स्त्रियों की बाह्य शारीरिक संरचना यानी कि एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि आवाज़ हो गया, स्वभाव हो गया, आदि को भी ये प्रभावित करता है।
दूसरा हार्मोन जो यहाँ से सिक्रेट होता है वो है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन, और अंडाशय में स्थित ग्राफियन पुट्टिकाएं अंडे के उत्सर्जन के पश्चात कॉर्पस लुटियम नामक संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं। अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसी कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। यह हार्मोन स्त्रियों के शरीर को गर्भधारण करने के लिए तैयार करता है, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो वो होता है प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा कि यदि अंडाशय द्वारा उत्सर्जित किए गए अंडे निषेचित नहीं होते हैं तो कॉर्पस लुटियम नष्ट हो जाता है तथा प्रोजेस्टेरोन के स्त्राव में कमी आती है और परिणाम स्वरूप एक नया मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है, एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यदि अंडे का निषेचन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन गर्भ एवं भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए रक्त वाहिकाओं का विकास करता है। साथ ही यह अंतः गर्भाशय स्तर जो एंड रोमेटेरियम में उपस्थित ग्रंथियों को पोषक पदार्थों का स्त्राव करने के लिए प्रेरित करता है ताकि प्रारंभिक भ्रूण का पोषण हो सके। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से स्त्रियों की दुग्ध ग्रंथियां यानी कि मेमरी ग्लैंड जो होती हैं वो बड़ी हो जाती है, परिणाम स्वरूप उनके स्तरों का आकार भी जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में कंप्लीट डिटेल। देखिए, गर्भवती स्त्री के शरीर में कॉर्पस लुटियम तथा गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा जो होती है जिससे कि बच्चा जुड़ा रहता है माँ से, उसके द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है। यह हार्मोन गर्भ में शिशु के विकास के साथ साथ श्रोणि मेखला के प्यूबिक जो सिम्फाइसिस होता है उस नाम के एक जॉइंट को ढीला या लचीला बनाता है तथा उसे फैलाकर मध्य के क्षेत्र में वृद्धि करता है ताकि शिशु का जन्म जो है वो सरलता से हो सके। तो ध्यान रखिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन भी यहाँ पर सेक्रेट होता है मादा जनन अंग से, सिर्फ एस्ट्रोजन ही नहीं होता है। तो इसीलिए उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, रिलैक्सिन था। ये क्वेश्चन था कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो यहाँ देखिए एस्ट्रोजन का तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर किस हार्मोन का स्त्राव जनन अंग से होता है, तो जनन अंग से यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो ऑर्गन है, नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो आता है यहाँ पर आपका फैलोपियन ट्यूब, जिसे कि ओविडक्ट भी कहते हैं और ये फैलोपियन ट्यूब भी कहलाती है। यहाँ देखिएगा अंड वाहिनी को डिंब वाहिनी भी कहा जाता है, हिंदी में भी ध्यान रखिएगा डिंब वाहिनी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी भी इसे कहा जाता है। और स्त्रियों के शरीर में 2 अंड वाहिनियाँ होती हैं जो गर्भाशय के ऊपरी किनारों से दोनों ओर स्थित अंडाशयों से जुड़ी होती हैं। तो ये किससे जुड़ी होती हैं, आपकी ओवरी से ये दोनों तरफ जुड़ी होती हैं। ये देखिए यहाँ फैलोपियन ट्यूब दोनों तरफ है और यहाँ ओवरी से ये जुड़ी हुई हैं, तो दोनों तरफ होती हैं। ये भी बात आपको ध्यान रख लेनी है। अब देखिए इस डायग्राम में आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई है, लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। और देखिए ये एक नली के रूप में होती है और अंडवाहिनी का सिरा जो होता है वो अंडाशयों से जुड़ा होता है। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी है। और इस कीप का जो सिरे हैं वो फेम्ब्राई नामक सूक्ष्म संरचनाएं उपस्थित होती हैं जो अंडाशय द्वारा अंडोत्सर्ग के समय अंडाणुओं का संग्रहण करती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये है आपके जो ये वाला जो पार्ट है ये जिससे जुड़ी हुई है, ये फेम्ब्राई कहलाती हैं। ये क्या करती हैं, ये यहाँ पर जब अंडे बनते हैं अंडोत्सर्ग के समय अंडाणुओं का जो है यहाँ पर स्टोरेशन ये करती रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है और डायग्राम के थ्रू मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब हम चलते हैं यहाँ अगले पार्ट पर, जिसे कि यहाँ कहते हैं गर्भाशय या यूट्रस। अब देखिएगा यूट्रस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। गर्भाशय क्या होता है, खोखला एवं पेशीय मस्कुलर और यहाँ पर हॉलो जननांग है जो स्त्रियों के श्रोणि क्षेत्र में यानी कि मूत्राशय, यूट्रिनरी तरा मलाशय, रेक्टम के मध्य में स्थित होता है। अभी मैं आपको कंप्लीटली इसे समझाऊंगा। ये देखिए ये यहाँ पर जो है आपका स्थित होता है। अब यहाँ देखिए इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आपके पाए जाते हैं। तो गर्भाशय की भित्ति में 3 संरचनात्मक स्तर होते हैं। पहला हो गया आपका यहाँ पर पेरिटेरियम, गर्भाशय का बाह्यम स्तर है जो झिल्ली युक्त एवं पतला होता है। तो यहाँ देखिए इसको डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। पहले मैं आपको पूरी चीज़ें यहाँ क्लियर कर देता हूँ। और दूसरा जो पार्ट होता है आपका यहाँ मायोमेट्रियम होता है। यह गर्भाशय भित्ति का मध्य स्तर है जो चिकनी पेशियों से निर्मित होता है। इस स्तर का मुख्य कार्य गर्भाशय संकुचन यानी कि यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करना होता है। अब यहाँ देखिए इस वाले पार्ट से आपके क्वेश्चन आता है। यहाँ देखिएगा पहला देखिए कि यहाँ जो एंडोमेट्रियम है यानी कि गर्भाशय का जो अंतः स्तर है यह गर्भाशय का सबसे आंतरिक उपकला स्तर यानी कि एपिथेलियल लेयर होती है। इसी स्तर में आपकी एक श्लेष्मा झिल्ली होती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो गर्भाशय का अंतः स्तर है इसमें एक आधारीय परत यानी कि एक बेसिल लेयर होती है और एक कार्यात्मक परत, एक फंक्शनल लेयर होती है। कार्यात्मक परत जो होती है वो मोटी हो जाती है और मासिक धर्म के दौरान यहाँ पर ये खत्म हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान अंतः स्तर में उपस्थित गर्भाशय ग्रंथियों में यानी कि यूट्रिन जो ग्लैंड्स हैं और रक्तवाहिकाएं जो है ब्लड वेसल्स जो हैं इनके आकार एवं संख्या में वृद्धि होती है। गर्भाशय के संवहनी रिक्त स्थान यानी कि वस्कुलर स्पेसेस से परस्पर जुड़कर जो गर्भनाल है, जो प्लेसेंटा है, उसका निर्माण करते हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बच्चा माँ के पेट में किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ पर ये गर्भनाल से। और आपको एग्जाम में गर्भनाल कभी भी नहीं देगा, ये बात तय है।
वहाँ हिंदी में भी आपका प्लेसेंटा लिखा हुआ आएगा, तो इसलिए आपको प्लेसेंटा शब्द ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यही गर्भनाल भ्रूण एवं गर्भ में शिशु को ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करती है। पूछा ये भी जाता है कि भ्रूण को जो है भोजन और ऑक्सीजन जो है वो कैसे प्राप्त होता है, यानी कि पोषण है जो ऑक्सीजन है वो कैसे प्राप्त होती है, तो वो होती है यहाँ पर प्लेसेंटा के द्वारा। अब हम इसको डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है आपका अंदर वाला, ये आपका हो जाता है मायोमेट्रियम, और ये वाला जो हिस्सा है यानी कि इसके बिल्कुल बॉर्डर वाला, एक मिनट थोड़ा सा, ये वाला आपका हो जाता है एंडोमेट्रियम, और इसका जो पेरीमेट्रियम है वो आपका ये बाहरी हिस्सा पेरीमेट्रियम कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गर्भाशय का ये कौन कौन सा हिस्सा है, और इसके बारे में हमने डिटेल पहले ही देख ली है। नेक्स्ट है यहाँ पर योनि यानी कि वजाइना। योनि स्त्रियों का प्रमुख जननांग है जो कि गर्भाशय ग्रीवा यानी कि कर्विक्स से शरीर के बाहर भग जिसे कि वल्वा तक ये विस्तृत होती है। यह एक पेशीय एवं लोचशील संरचना है जो कि एक संकरी नली के रूप में शरीर के बाहर खुलती है। योनि का बाह्य भाग योनि द्वार यानी कि वेजिनल ऑरिफाइस कहलाता है। अब यहाँ देखिए योनि के जो मेजर पार्ट्स है, मेजर पार्ट्स ऑफ वजाइना, उनको हम पढ़ेंगे डिटेल से। भगनासा होता है पहला, क्लिटोरिस जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है बृहद भगोष्ठ जिसे कि लेबिया मेजोरा कहते हैं, लघु भगोष्ठ होता है, लेबिया माइनोरा होता है ये, और योनिछद हाइमन जिसे कहते हैं, और यहाँ पर बर्थोलिन ग्रंथियाँ। अब यहाँ देखिए डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमने आपको बताया था क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस ये एक छोटी मटर के दाने के समान एक संरचना होती है, और ये योनि के यानी कि वेजाइना के ऊपरी भाग में एक उभरी हुई संरचना होती है जिसे कि क्लिटोरिस कहते हैं, और ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, और पुरुषों का जो पीनस होता है उसके नेचर का ही इसे भी माना जाता है। और अगला देखिएगा यहाँ पर लेबिया मेजोरा और यहाँ पर लेबिया माइनोरा, जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है, मेजोरा का मतलब बड़ा हो गया और माइनोरा का मतलब यहाँ छोटा हो गया। तो ये जो मेजोरा लेबिया मेजोरा जो होती है ये बाहर वाली संरचना होती है, ठीक है, और ये एक मांसल संरचना होती है जो बाह्य प्रजनन अंग होते हैं स्त्री के, उनको आवरण प्रदान करके उनकी सुरक्षा करती है। और यहाँ पर इसी पर ही जो पसीना है और जो तेल ग्रंथियां हैं वो उपस्थित होती हैं। जो प्यूबर्टी का टाइम होता है, प्यूबर्टी का टाइम कौन सा होता है, जो जिस समय पर यौवन प्रारंभ होता है, जवानी का जो समय है वो प्रारंभ होता है, उस टाइम को प्यूबर्टी कहा जाता है, यौवना प्रारंभ कहा जाता है। उस टाइम पर इसी अंग पर, किस पर, लेबिया मेजोरा पर ही क्या उपस्थित हो जाते हैं, जो प्यूबिक हेयर हैं, जो जघन रोम इसे हिंदी में कहते हैं, प्यूबिक हेयर, ध्यान रखिएगा, प्यूबिक हेयर जो है उस टाइम पर इस पर आने लगते हैं, और जो कि बाह्य प्रजनन अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर लेबिया माइनोरा का क्या काम है। तो देखिए लेबिया माइनोरा जो है इसकी भी संरचना कैसी होती है, होंठों के समान ही होती है ये, और ये थोड़ा अंदर होता है, ये बाहर होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेजोरा से क्या होती है, ये छोटी होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं आपको कि ये अंदर की तरफ स्थित होती है, और ये किस पर खुलती है, वेजिनल ऑरिफाइस को ढककर उसे सुरक्षा प्रदान करती है। जो वेजिनल ऑरिफाइस है उसे ये ढककर हमेशा रखती है। अगला यहाँ पर शब्द आता है आपका हाइमन, और ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, इसको हम क्लियरली डिटेल में आपको बताएंगे। जो कि शब्द आपने सुना होता है सील, जिसे नॉर्मली देसी लैंग्वेज में कई लोग कह देते हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि वो क्या होता है, यहाँ पर हाइमन क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए जो हाइमन है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है हाइमन, यहाँ उपस्थित होता है हाइमन, ठीक है। और ये हाइमन जो है इसके बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे तो हाइमन जो है एक बहुत ही पतली झिल्ली होती है, मस्कुलर टिश्यूज से निर्मित एक बहुत पतली झिल्ली, बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपके वेजिनल ऑरिफाइस को आंशिक रूप से ढकी रहती है। आंशिक मतलब आधे तरह से ये ढका हुआ रहता है, और ये बहुत ही ज़्यादा कोमल होती है। इसे हम कहते हैं कि ये जो लैंगिक समागम है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये टूट जाती है, या फिर खेलकूद के टाइम पे टूट जाती है, साइकिल चलाते टाइम ये ब्रेक हो सकती है, और भी बहुत सी जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है उस टाइम पर ये खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है, ब्रेक हो जाती है। तो इसका एक रीज़न नहीं होता है, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा बर्थोलिन ग्लैंड के बारे में। तो बर्थोलिन ग्लैंड जो है, बर्थोलिन ग्रंथियां जो है, मटर के दाने के आकार की संयुक्त ग्रंथियां जो योनि के ठीक पीछे दोनों ओर स्थित होती हैं। ये ग्रंथियां पुरुषों में पाई जाने वाली वल्बोरेथ्रल ग्रंथियां जो होती हैं, ग्लैंड्स जो होती हैं, उनके समान होती हैं तथा योनि को चिकना रखने के लिए एक श्लेष्मा का स्राव करती रहती हैं, जिससे कि यहाँ पर वजाइना के अंदर हमेशा लुब्रिकेंट जो है चीज़ें बनी रहती हैं, लुब्रिकेशन बना रहता है। अब यहाँ देखिए वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसका आंसर कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्न में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास है, गर्भनाल, अंडाशय, गर्भाशय या फिर शुक्रवाहिका। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।